Hello everyone, welcome back to my channel Chemophilic Lorica. I hope you all are doing well and students, I hope आप ये टाइम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे होंगे to clear your concept, to strengthen your concepts and to prepare yourself for upcoming competitive exams, right? And you guys also know that success is not achieved in a single day, right? And you have to do hard work constantly. So I think whenever you'll have command on your subject, then you will be able to achieve desired result, whatever you wish at that time, right? So I think keep yourself alive and updated by doing regular studies, right? And moreover, जैसे कि इस चैनल में मैंने आप +1 और +2 दोनों के एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं एंड गाइज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट. न्यूमेरिकल्स की भी मैंने प्रैक्टिस बहुत कराई है. आई होप यू हैव लाइक्ड इट, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस now I'll upload some advanced topics, right? मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ advanced topics सब मैं लूंगी so that it will be beneficial for your competitive exams. And after that कुछ assignments भी. And definitely I hope that it will be very exciting for you guys to solve them. So keep watching my videos, keep unrolling the mystery of chemistry with myself Lorica at my channel Chemophilic Lorica. Thank you. नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि यूनिट फैक्टर मेथड. इसमें हमने क्या किया था कि हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. बहुत सिंपल सा था. इसमें सपोज करो आपके यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स लिखते हो आप 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो इसके दो यूनिट का मतलब क्या होता है 1. इसको आप कैसे लिखो कि 1 के इक्वल लिखो. 1 के इक्वल रख सकते हो. मतलब यहाँ अगर मैं 1 मीटर को या तो डिनोमिनेटर में ले जाऊं या 100 सेंटीमीटर को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो मैंने दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स लिखे. 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर. एक बारी इसको डिनोमिनेटर में ले गई, एक बारी इसका अपोजिट, राइट? तो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हम हर रिलेशन के दो तरह से लिख सकते हैं. लेकिन अब हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई ऐसे करना है हमें, जो भी आपको यूनिट या क्वांटिटी दी होगी कन्वर्ट करने को, जैसे किलोमीटर को मीटर में करना है ना? तो वो इस तरह से करना है, दोनों में से ऐसा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर चूज करना है सो दैट आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं फाइनली कैंसिल आउट हो जाए. जो डिजायर्ड यूनिट है, खाली जो आपको यूनिट चाहिए जिसमें कन्वर्ट करना है वो रह जाए. उसके अलावा आप क्या बोलते हैं, इसके हमने जितने भी थे वो न्यूमेरिकल्स किए. कोई भी आपका, ये तो आपका एक सिंगल स्टेप था. कई बार ऐसा होता है मल्टीपल स्टेप है कि डे को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो डे का रिलेशन आप पहले आवर्स के साथ लिखोगे, आवर्स का मिनट के साथ, मिनट का देन सेकंड्स के साथ, है ना? तो इसी तरह से मल्टीपल यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स आप लिखते हो एंड हर केस में इसी तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी इस हिसाब से सोच के मल्टीप्लाई करते हैं कि आपकी यूनिट्स कैंसिल आउट होती जाए और फाइनल आंसर आपका डिजायर्ड यूनिट में आ जाए. फिर हमने किए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उसमें हमने 4 लॉज किए थे. सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाम से ही पता लग रहा है कि मास कंजर्व हो रहा है, मतलब जितने भी आपके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. या फिर हम क्या कह सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग उसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल्स भी थे कि आपको रिएक्टेंट्स का मास टोटल करना था, प्रोडक्ट्स का मास टोटल करना था, शो करना होता है कि लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. या फिर किसी केस में आपको दे दिया जाता है रेसिड्यू निकला है तो किसी एक का आपको मिसिंग दे दिया जाता है मास, वो कैलकुलेट करना होता है, राइट? बहुत सिंपल से इसके न्यूमेरिकल्स थे. इसको मॉडिफाई किया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के फॉर्म में. क्यों किया गया? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में आपने देखा होता है कि देखते हो आप कि मास कन्वर्ट हो जाता है किसी एनर्जी की फॉर्म में. सो हमने जब इसको मॉडिफाई किया तो क्या आया, मास एंड एनर्जी आपका इंटर कन्वर्टिबल है बट टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट. ये आपका नया लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ा. क्लियर? ये था आपका फर्स्ट लॉ. नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन. नाम से पता लग रहा है कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब कोई भी आपका केमिकल कंपाउंड जो बनेगा वो जिस चीज से बन रहा है वो सेम रहेगी हमेशा. सो अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. क्लियर है? जैसे CO2, H2O जो भी है, CO2 है आपका हमेशा कार्बन या ऑक्सीजन से ही बनेगा और जो उनकी रेशियो होगी हमेशा वो सेम ही रहेगी. जैसे C/O, अगर CO2 में आप देखो तो क्या होगी 12:32 यानी 3:8. इसी तरह से वाटर में 1:8 बाय मास. ये बाय मास याद रखना जरूरी है, बाय एटम नहीं होता, बाय मास होता है. लेकिन इस लॉ की लिमिटेशन है. क्यों? क्योंकि ये आप आइसोटोप्स के केस में अप्लाई नहीं कर सकते हो. आपको पता है C12, C14 नेचुरली रेशियो आपकी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपका मास नंबर इंक्लूड हो रहा है.
या फिर कई बार ऐसा होता है कि एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं सेम रेशियो में, लेकिन कंपाउंड्स दो डिफरेंट बनते हैं। जैसे इथेनॉल देखो या डाइमिथाइल ईथर, दोनों को अगर फॉर्मूला आप ओवरऑल करके देखोगे तो C2H6O ही है ना, अगर आप इसका ओवरऑल फॉर्मूला देखते हो। बट एक्चुअल में क्या है, रेशियो आपकी 12:3:8 ही आ जाएगी, लेकिन दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो ये भी एक तरह से इसकी लिमिटेशन हुई। क्लियर। फिर है थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। इसमें क्या था, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, देन masses of one of the element which combine with the fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। मतलब दो एलिमेंट्स आपने लिए, उनसे हो सकता है कई सारे कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने C और O लिया, CO2 भी बन रहा है, CO भी बन रहा है। हमने क्या किया, इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देना है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है जिसको फिक्स किया। यहाँ ऑलरेडी फिक्स था, कभी कभार हमें फिक्स करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आपका 12 था, ये भी फिक्स था, फिक्स मास हो गया। तो जो रिमेनिंग दूसरा एलिमेंट होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, उनकी रेशियो जो आप लोगे वो हमेशा क्या होगी, एक सिंपल रेशियो। हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में भी देखा था, 5 तरह के आपके कंपाउंड्स बन रहे हैं, सब में आपके मास कितना था, N2 सब जगह था, एक जगह नहीं था, तो हमने इसको कन्वर्ट किया, है ना। और उसके बाद रेशियो ली ऑक्सीजन की, तो सिंपल रेशियो आ गई 1:2:3:4:5। सो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की दो एलिमेंट्स जब कंबाइन कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, उनमें से हम किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हैं, दूसरे वाले एलिमेंट का जो भी मास होता है उसकी ओवरऑल सारे कंपाउंड्स में रेशियो लेते हैं, तो वो आती है सिंपल रेशियो। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, नाम से पता लग रहा है रेसिप्रोकल, थोड़ा सा मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला जो आपका लॉ है उससे एडवांस कह सकते हो आप। जैसे इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल में ज्यादा क्लियर होगा। 3 एलिमेंट्स लिए हमने यहाँ पे, ठीक है, और 3 एलिमेंट्स जोड़ के कुछ ना कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना। HCO, C और H जब जुड़ेंगे तो मिथेन, H और O तो वाटर, C और O तो CO2। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम सबका हमने मास लिख लिया है। मास किस हिसाब से लिखा है, ऐसा नहीं जो उसका मास है, जो कंपाउंड है उसके रिगार्डिंग। जैसे CH4 में मास कितना आ रहा है हाइड्रोजन का, 4, ठीक है, और कार्बन का 12 लिख लिया। ऐसे ही वाटर के हिसाब से यहाँ H के पास 2 लिख लेंगे, ऑक्सीजन के पास 16, ऐसे ही यहाँ पे। अब करना क्या है इसमें, इस जो आपका लॉ है इसमें होता क्या है, जो आपको डेफिनेशन बाद में बताऊंगी, जैसे एक्सप्लेन कर रही हूं। आपने क्या किया है, 3 एलिमेंट्स ले लिए, उनके इस तरह से एटॉमिक मासेस लिख लिए जो कंपाउंड्स बने उसके करस्पॉन्डिंग। उसके बाद किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना होता है। फिक्स का मतलब फिर से यानी कि सेम रखना होता है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज। हमने इसको अगर 4 बना दिया तो यानी यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, 32। अब इसका मास तो फिक्स हो गया, जिसका मास फिक्स हो गया उसको हटा के जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट रह गए हैं उनकी 2 तरह से रेशियो आएगी। एक तो जो वो डायरेक्टली कंबाइन करने पे आ रहा है कंपाउंड वहां से, एक जो ये ऊपर वाले केसेस था वहां से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर वाले केस में 12:32 आ रहा है और डायरेक्ट वाले में भी 12:32 आ रहा है। हो सकता है ये दोनों रेशियो सेम हो या फिर डिफरेंट हो। क्लियर, यानी डायरेक्ट वाली रेशियो और इनडायरेक्ट वाली रेशियो। तो ये लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of masses in which A and B combined directly। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लगता है टफ, बट एक्चुअल में जब आप इसको समझोगे तो ये क्लियरली समझ में आ जाती है इजिली। ठीक, फिक्स करने की जहां तक बात है वो हम कोई सा भी एलिमेंट फिक्स कर सकते हैं जो इजीली हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये ऑलरेडी फिक्स है, तो ऐसा भी हो सकता था आप इसको फिक्स कर लेते तो इसकी रेशियो ले लेते तो भी आपका ये लॉ फॉलो होता। फिर हमने पढ़ा गेलियो-सैक्स लॉ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो गैसेस आपकी रिएक्ट कर रही हैं वो हमेशा रिएक्ट करेंगी वॉल्यूम्स में, मतलब आप उसकी वॉल्यूम कंसीडर करोगे, और वो जब भी रिएक्ट करती हैं एक सिंपल रेशियो होती है जिसमें वो आपस में रिएक्ट कर रही होती है। मतलब रेशियो आपकी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स सबको मिला के आप कंसीडर करोगे। जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए 2:1:2 की हमेशा रेशियो में ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। मतलब जब भी गैसेस रिएक्ट करते हैं दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, आपस में भी और प्रोडक्ट्स के साथ भी। बट एक कंडीशन है कि आपके टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन सेम रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हमने करा गेलियो-सैक्स लॉ हो गई, 5 लॉज आपके हो गए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 4 लॉ आपने वहां किए और एक आपका ये गेलियो-सैक्स लॉ। इसके बाद हमने किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके हमने कुछ पॉस्टुलेट्स किए थे, फटाफट वो देख लेते हैं।
मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सबसे पहले तो हमने ये तो पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हो, मैटर बना होता है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स है जिनको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, यानी कि एक एलिमेंट का अगर आप एटम देखोगे, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है, कहीं से भी अगर आप देखोगे, कहीं से भी आप एटम लोगे हाइड्रोजन का, तो एक जैसे ही होंगे हमेशा साइज, शेप और मास में। क्लियर? अगर डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा तो नेचुरली डिफरेंट होंगी सारी प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। फिर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। कंपाउंड एटम्स एक्चुअली क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम मॉलिक्यूल वर्ड नहीं आया था, इसलिए ये आप पढ़ चुके हो कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के तो क्या बनाते हैं वो मॉलिक्यूल्स, जिनको कि वो कंपाउंड एटम्स कह रहा है। जब एटम कंबाइन करते हैं एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स बनने के लिए तो क्या होता है, वो उनमें आपकी होल नंबर रेशियो होती है, कोई सिंपल होल नंबर रेशियो होती है। फिर एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। नेचुरली सी और ओ कंबाइन करेगा, एक रेशियो में CO2 बनाएगा, एक रेशियो में CO बनाएगा। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बेसिक उसके कह सकते हो पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम आई। इनमें जितने भी ये पोस्टुलेट्स हैं, कुछ लॉ एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ क्वेरीज आई जिसके रिगार्डिंग इनको मॉडिफाई किया गया। जितने आपके लॉज हैं वो ऑलमोस्ट इन सारे पोस्टुलेट से एक्सप्लेन हो जाते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ा। इसने सारे लॉज को एक्सप्लेन किया एक्सेप्ट लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्लियर? उसके बाद एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं उसमें डिफरेंट मासेस क्यों हैं, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट मास या साइज है ही क्यों, एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्यों बना रहे हैं, उनके बीच में फोर्स क्या है। इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। या फिर अगर आपका जो अल्टीमेट पार्टिकल है एलिमेंट या कंपाउंड का, उसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। सो इस तरह की जो कुछ चीजें हैं उनको एक्सप्लेन ना करने के कारण इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद उसके कुछ पोस्टुलेट्स तो सेम रहे, कुछ में चेंजेस आए। क्लियर? वो देखते हैं न्यू पोस्टुलेट्स जो इसके आते हैं। नई थ्योरी को हम कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जो आपकी मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसके लिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम अलग भी कर लेते हैं, इसलिए हम इसको इनडिविजिबल नहीं कह रहे हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, ये हमने करेक्ट किया, क्यों? क्योंकि हमने आइसोटोप्स में देखा है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम मास, जिनको कि हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा। रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। जैसे शुगर वाली आपकी यूनिट है, शुगर का जो आप मॉलिक्यूल देखो, इसकी रेशियो क्या आ जाएगी, 12:22:11। तो ये सिंपल रेशियो नहीं है, फिक्स्ड है बट सिंपल नहीं है, राइट? ये पॉइंट आपका सेम रहा। फिर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये पॉइंट एज इट इज सेम रहा। एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में देख लिया है कि एक एटम को आप, यानी कि एक न्यूक्लियाई को आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन इस एटॉमिक न्यूक्लियाई में जो हम चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। क्लियर? यूरेनियम को हमने जैसे कन्वर्ट किया प्लूटोनियम से विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन, बीटा रेज, अल्फा रेज, इस तरह से कई कई जो आपकी रेज होती हैं उनका यूज करते हुए जो भी आप चेंजेस करते हो जिसको हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। इंटरकन्वर्जन है ये एक न्यूक्लियाई का दूसरे न्यूक्लियाई में। क्लियर? फिर नेक्स्ट है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या फिर लॉ या प्रिंसिपल। एक्चुअली हाइपोथेसिस वो होता है जो आप पहले एक आइडिया देते हो, उसके बाद उस पर टेस्टिंग होती है, कुछ होती है, कंफर्मेशन होती है, फिर वो लॉ या प्रिंसिपल बनता है। तो सबसे पहले लिसैक्स ने कहा था गैसेस कंबाइन विद वन अनदर इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, है ना। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का आपका एक कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट्स कंबाइन विद वन अनदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय एटम्स। इसी को कंबाइन करके एक्चुअली बर्जीलियस ने हाइपोथेसिस दिया, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब इसका हाइपोथेसिस फेल हो गया क्योंकि ये एटम्स वाली चीज जो है वो कंफर्म नहीं हो पाई। कैसे? जैसे आपने रिएक्शन लिखी H2 + Cl2 2HCl, यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, यहाँ 1 वॉल्यूम है, यहाँ 2 वॉल्यूम है, फाइन, हमने ये लिसैक्स लॉ लगा लिया। बट जब आप इसको एटम्स में बर्जीलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखोगे, n एटम्स यहाँ क्या हो जाएगा 2n एटम्स। ठीक है, अब इसको हाफ करें अगर हम जस्ट सिंगल के लिए लेना चाहें, यहाँ तो 1 एटम आ जाएगा लेकिन ये हाफ एटम आ जाएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया डाल्टन्स थ्योरी के, इसीलिए ये हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट किया गया। और फर्दर बर्जीलियस के बाद कौन सा हाइपोथेसिस आया, एवोगैड्रो। उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसने जस्ट एक चेंज किया,
एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स कर दिया। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसने एटम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि गैस जो एग्जिस्ट कर रही है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, तो उसकी वजह से वो आपकी जो प्रॉब्लम थी हाफ एटम वाली वो सॉल्व हो गई। हाफ मॉलिक्यूल आ रहा है, हाफ मॉलिक्यूल मतलब 1 एटम, तो यहां से आपका लॉ वॉयलेट नहीं हो रहा है। उसके बाद एवोगैड्रो लॉ के एप्लीकेशंस, सबसे पहले इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, ये हमें क्लियर हो रहा है कि आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इस लॉ से क्लियर हो गया। सेकेंड, रिलेशनशिप निकाला हमने मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में, हमने ये डिराइव किया कि आपका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, ठीक है, आगे हम कैलकुलेट करते, हमने पूरा ये डिराइव किया था। फिलहाल मैं आपका जस्ट फाइनल रिलेशन बता देती हूँ, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। फिर हमने रिलेशन निकाला मास एंड वॉल्यूम में ऑफ गैस, ठीक है, जो कि हमारा लॉ बना ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। ये भी हमने पूरा डिराइव किया था। ये लॉ आपका क्या कहता है, 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हमने डिराइव किए और फाइनल रिलेशन हमें उसके हर जगह यूज होते हैं। वेपर डेंसिटी अगर कभी दिया होता है तो आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ये लॉ भी आपका मैक्सिमम जगह सब यूज होगा। ठीक है, तो यहां तक था आपका एवोगैड्रो लॉ, उसकी एप्लीकेशंस। फिर है नेक्स्ट रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक मास हम इतनी देर से बोल रहे हैं क्या, वो एक्चुअली एटॉमिक मास आप जो भी कैलकुलेट करते हो दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विच इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। इसका मतलब क्या है कि आप एटॉमिक मास किसी एक एलिमेंट का निकाल रहे हो, कंपैरिजन किससे कर रहे हो, कार्बन 12 से, है ना, उसके करस्पॉन्डिंगली वो कितना हैवी है। सो क्योंकि आप जो भी मेजरमेंट करते हो मासेस की वो एटॉमिक मास स्केल में करते हो, उसको AMU या म्यू लिखते हो, है ना। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ एक्चुअली में, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। अब उसके बाद आपकी एक टर्म आती है फ्रैक्शनल एबंडेंस किसी एक आइसोटोप के लिए। इसका मतलब क्या है कि कितने फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से आउट ऑफ कितना जो है वो आपका एक आइसोटोप एग्जिस्ट कर पा रहा है। जैसे आपको सपोज करो क्लोरीन पता है 35 भी है, 37 भी है, कितनी परसेंटेज इसकी है, कितनी परसेंटेज इसकी है। फ्रैक्शनल एबंडेंस का मतलब किस फ्रैक्शन में वो एग्जिस्ट कर रहा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम, राइट। फिर नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास आपने कैलकुलेट किया एलिमेंट का, अगर आप उसको ग्राम्स में, वो आप देख रहे थे म्यू में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे थे एटॉमिक मास यूनिट में, अगर आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हो तो ग्राम एटॉमिक मास, है ना। इसी के लिए एक और नाम है 1 ग्राम एटम, मतलब कि 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ जो भी आप एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो उसका। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU या फिर 16 ग्राम, जब आप उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे तो। क्यों? क्योंकि आपने उसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास, यहां पे क्या हो जाएगी आपकी डेफिनेशन, इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, राइट। यहां बस मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12। नेचुरली वहां एटम था, यहां बस मॉलिक्यूल आ जाएगा। कंपेरिजन आपने कार्बन 12 आइसोटोप के रिगार्डिंग ही करना है। अब इसी मास को आप जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो क्या बोल दोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल। जितना आपका सपोज ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके हिसाब से आपने टोटल कर लेना। जैसे C6H12O6 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन एटम का जो भी एटॉमिक मास होगा, यानी 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेते हो, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। जस्ट ये सेम ही है आपका मॉलिक्यूलर मास की तरह, बस फर्क क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम फॉर्मूला यूनिट्स बोलते हैं, आयंस क्लोजली पैक्ड होते हैं आपको, तो आपने जस्ट टर्म चेंज कर दी है, फॉर्मूला मास बोलते हैं हम या ग्राम फॉर्मूला मास बोलते हैं। अदरवाइज आपने कैलकुलेशन सेम वैसे ही करनी है। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है मोल कॉन्सेप्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपने पढ़ा कि मोल क्या था, है ना, यूनिट है ये एक तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो amount of substance that contains Avogadro number of atoms or molecules that is actually mole। तो ये बेसिकली एक आप ये कह सकते हो पार्टिकल्स को काउंट करने की केमिस्ट्री में एक बेसिक यूनिट है ना। तो एवोगाड्रो नंबर क्या चीज है, अब इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर, मॉलिक्यूल है तो उसके रिगार्डिंग आपका आएगा, और अगर एटम है तो एटम के रिगार्डिंग, मतलब एटम और मॉलिक्यूल में दोनों में ही एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है।
फर्दर उसके बाद हमने मोल कॉन्सेप्ट की 3 तरह से डेफिनेशन पढ़ी, आप ये कह लो कि रिलेशंस पढ़े। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मास कि 1 मोल आपके किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के अगर एटॉमिक स्टेट आप स्टडी कर रहे हो, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अगर मॉलिक्यूलर स्टेट स्टडी कर रहे हो। मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, यानी कि 18 ग्राम। तो ये तो आपका मास के साथ रिलेशन हो गया। देन इन टर्म्स ऑफ नंबर कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे अगर एटॉमिक स्टेट है, और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब स्टेट आपकी मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूल में फर्दर एटम्स होते हैं, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर आप बात करो तो पहले आप क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो अगर आपको इससे फर्दर एटम्स निकालने हैं तो क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स थे तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, ट्वाइस कर दोगे। सो हमने यहाँ कैलकुलेट किया 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स लिखा उसके बाद पहले। लेकिन आपका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर मॉलिक्यूलर स्टेट उसकी एग्जिस्ट कर रही है, आप मॉलिक्यूलर स्टेट की बात कर रहे हो, तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बेसिक चीज बच्चे बहुत गलत करते हैं एटम और मॉलिक्यूल में, सो प्लीज बी केयरफुल। मॉलिक्यूलर स्टेट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्टेट है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। देन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 1 मोल आपका एक केस आपने पढ़ा मास के रिगार्डिंग, फिर नंबर के रिगार्डिंग, देन वॉल्यूम। 1 मोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस विच हैज वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी, यानी यहाँ पे क्या आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। ठीक है, सेम यही सारे आपके जितने तीनों रिलेशंस आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी सेम है। ठीक है, तो इन्हीं 3 रिलेशंस का यूज करके उसके बाद हम करते हैं न्यूमेरिकल। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, वैसे भी, क्योंकि कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ओवरऑल कहीं पे भी कभी भी न्यूमेरिकल आएगा, कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। फिर हमने न्यूमेरिकल्स लिए थे, और न्यूमेरिकल्स के बाद मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में आपका मोल कॉन्सेप्ट आप कैसे अप्लाई करोगे। आपको पता सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट आपका जो लेसर अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में है। उसके लिए हमने कई सारे वेज एक्सप्रेस किए थे, वेज स्टडी किए थे, जिसमें कि आप कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हो। सबसे पहला मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट होता है एक्चुअली। किसके बराबर होगा, ये परसेंटेज निकाल रहे हो सॉल्यूट की मास की, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये दोनों ग्राम्स में होना चाहिए। क्लियर। देन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट आपका आ जाएगा ग्राम्स में, डिवाइड में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसकी यूनिट हमेशा याद रखना, ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर लीटर होगी। क्वेश्चन में देखते ही पता लग जाएगा कि स्ट्रेंथ दी हुई है। देन मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखोगे आप, डिवाइड में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को ओपन अप करना चाहो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या लिखा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइड में हमारा क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में नहीं, मैक्सिमम केस में मिलीलीटर में दिया होता है, तो आप क्या करोगे, ऊपर आपका क्या चला जाएगा, 1000। सो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये हो गया आपका मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फिर आता है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जितनी भी आप कंसंट्रेशन, जो भी वेज आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसमें सब जगह क्या है, वॉल्यूम का रोल है। यहाँ पे आपका मास है। क्लियर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसे आप नॉर्मली निकालते हो वैसे ही, लेकिन डिवाइड में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट है। बहुत बार बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान देना है मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो भी केजी में। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से एक्सप्रेस करते हैं। फिर नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी है वैसे ही नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है। नीचे वाला तो सेम है, यहां आ गया ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट्स। मास ऑफ सॉल्यूट जो भी आपका यानी गिवन मास है डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब बात आएगी इक्विवेलेंट मास कहां से आएगा, इक्विवेलेंट मास एसिड का क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूलर मास है डिवाइड बाय बेसिसिटी। मैंने बताया था एसिड की बेसिसिटी होती है बेस की एसिडिटी। बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयंस प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। क्लियर। तो HCl है तो 1 है, H2SO4
2 है, तो आप मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। ये था एसिड के केस में। बेस के केस में क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी। इसी तरह से आपके जितने डिस्प्लेसेबल OH आयंस होंगे वो हो गए एसिडिटी, तो यहां से आपका आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। देन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। मॉलिक्यूलर मास तो रहेगा ऊपर, डिवाइड में क्या आएगा? टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स। टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम का 1+ चार्ज होता है, लेकिन 2 सोडियम एटम्स हैं तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी 2 होगी, 1 नहीं। क्लियर? उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पता चल रहा है आपको, जैसे सपोज करो आपका सॉल्यूशन था, उसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, कुछ मोल्स सॉल्यूट के हैं, कुछ सॉल्वेंट के, तो फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की निकालनी होगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नीचे डिवाइड में आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम N1 और मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए N2। मोल फ्रैक्शन आप x से, स्मॉल x से डिनोट करते हो, तो x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 होगा, यूनिटी होगा। क्लियर? नेक्स्ट कम्स पार्ट्स पर मिलियन। जो आपके बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके लिए ये आपका यूज होता है, वहां पे कंसंट्रेशन आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मास परसेंट इन मिलियन पार्ट्स। मतलब ऊपर आप लोगे मास ऑफ सॉल्यूट जिसका भी होगा डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। बहुत डाइल्यूट होता है इसके लिए। ठीक, इसके बाद हमने इसके सबके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन सबका यूज करते हुए हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए, और बीच में आपकी उसके बाद फर्दर मोलैरिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी आई थी। क्लियर है? मोलैरिटी इक्वेशन क्या थी? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, कि आपको पुराने एक सॉल्यूशन से नया सॉल्यूशन बनाना हो, जैसे कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट करके नया सॉल्यूशन बनाना हो तो कैसे करोगे? ठीक है, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला किया था कि पुराना जो आपका सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी आपको पता ही है, उसकी कितनी वॉल्यूम ले उसको डाइल्यूट करने के लिए कि आपका एक नया सॉल्यूशन बन जाए जिसकी मोलैरिटी आपको पता होगी, वॉल्यूम आपको पता होगा कि कितना बनाना है। ऐसे ही सेम आपका पैरेलली नॉर्मेलिटी की इक्वेशन थी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। जो स्टॉक सॉल्यूशन आप बना लेते हो, रख लेते हो बना के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वहां से फर्दर आप डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाते रहते हो। ठीक है, फिर हमने रिलेशनशिप किया मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N। ये N क्या है? बेसिसिटी या फिर एसिडिटी, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आपका एसिड है या बेस है। इसी तरह से आप मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू N। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। क्लियर? अगर आपके सॉल्यूशन मिक्स्ड हैं, मतलब या तो वो दोनों एसिड होंगे या दोनों बेस होंगे, या हो सकता है एसिड बेस दोनों ही हों, तो अगर दोनों एसिड हैं या दोनों बेस हैं तब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि आपको पता है दोनों एसिड होंगे तो डायरेक्ट प्लस ही होगा, है ना। बट अगर एसिड बेस हैं तो उनमें क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा या तो पूरी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, या फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसके हिसाब से मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कैलकुलेट होगी। क्लियर? ये किया। इसके बाद हमने क्या किया था? मास परसेंट निकाला था। नेक्स्ट हमने निकाला परसेंटेज कंपोजिशन फॉर्मूला से, कि आपका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इसका रोल कहाँ आएगा? आगे फर्दर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में, कि आपको फॉर्मूला दिया हो, सपोज करो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है, सल्फर कितना है, तो आप क्या करोगे? ऊपर आपका मास आ जाएगा आयरन का, डिवाइड में टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला इसके लिए आपको पता होना चाहिए। बहुत बार फॉर्मूला दिया होता है, बहुत बार नहीं दिया होता आपका क्वेश्चन में, तो विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू नो कि आपके फॉर्मूलेज डिफरेंट कंपाउंड्स के क्या हैं। इसके लिए वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, जैसे Fe2SO4 थ्राइस है ना, तो बच्चों को यही नहीं पता होता मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला क्या आएगा एक्चुअल में। सो इससे हमारा निकला परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब फर्क क्या है दोनों में? एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका वो केमिकल फॉर्मूला है जो कि जस्ट एक्सप्रेस करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो भी एटम्स उस पूरे कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ना। जैसे बेंजीन है तो आप उसकी सिंपलेस्ट रेशियो अगर आप देखो, फॉर्मूला हमें पता है C6H6 है, लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो उसकी क्या हो जाएगी? CH 1:1, है ना। बट एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या है? C6H6। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फर्क क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला जस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दे रहा है कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, किस रेशियो में प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। क्लियर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे आप?
n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये n क्या चीज है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे तो वहां से नेचुरली एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू निकाल के मॉलिक्यूलर मास आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने कैसे कैलकुलेट किया था? पहले आपको क्वेश्चन में एटम्स दिए होते हैं, प्रेजेंट होता है, उसकी परसेंटेज पता होती है। उस परसेंटेज को आप किस में कन्वर्ट करते हो? ग्राम्स में, है ना। फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो। मैं एक क्वेश्चन ही लेती हूँ, आपको उसमें ज्यादा इजी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमने किया था, क्वेश्चन में आपको पता लग गया कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट के बाद उनका सिंबल लिखा, उनकी परसेंटेज पता लग गई, एटॉमिक मास। फिर आप क्या कैलकुलेट करते हो? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। कैसे? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। जब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हो। दोनों में से जो वैल्यू आपकी छोटी होती है उससे डिवाइड करके सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाली। अगर वो होल नंबर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट करके रेशियो निकालते हो और उसके बाद आपका फॉर्मूला आ जाता है। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके बाद आप n की वैल्यू कैलकुलेट करते हो एंड देन कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री में हम क्या करते थे? कोई भी जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसके रिगार्डिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते थे। बैलेंस का मतलब है बैलेंस होना चाहिए, आपके स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपको पता होने चाहिए। अदरवाइज आपकी जो भी फर्दर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिखते थे। ये जो आगे लिखी होती है वैल्यूज, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। फिर इसके बाद इनमें आपस में आप रिलेशन निकाल सकते हो, चाहे वो मास मास रिलेशनशिप है, चाहे मास वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम। हमने देखा था, हमने हर तरह के न्यूमेरिकल्स किए हैं। और उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट आता था वो था लिमिटिंग रिएजेंट। कि सपोज करो आपको रिएक्शन दी हुई है, आपको उसमें पता लगाना होता था लिमिटिंग रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएजेंट। तो जो रिएजेंट आपका पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, पीछे कुछ नहीं बच रहा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सेस में रह जाए दैट इज एक्सेस रिएजेंट। और फाइनल उस तरह के क्वेश्चन में आपको जो कैलकुलेट करना होता था वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करना होता था। सपोज करो कोई रिएक्शन दी हो, उसमें से एक चीज आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसी को रेफरेंस रखते हुए आप जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा, हाउ मेनी मोल्स नीडेड, हाउ मेनी मास नीडेड, वो आप लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। हमने बहुत क्विक रिवीजन इसकी कर ली है पूरे चैप्टर की। न्यूमेरिकल्स हमने डिटेल में पहले ही किए हुए हैं। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइज। आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवेयर, and also subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notifications immediately as soon as I upload the video, right? So keep watching my channel. Thank you.